इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूजफुल यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले तो बता दूं कि आप लोग वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा कर देख लिया करो, और अगर ऑडियो प्रॉब्लम अगर हो बाई चांस तो स्किप कर लिया करो 2-3 सेकंड, मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड, तो सब कुछ सही रहेगा। और चूंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे को इतना ज़्यादा ये नहीं रहता है कि मतलब इतना ज़्यादा मैं टाइम दे पाऊँ कि वीडियो क्वालिटी पे काम कर पाऊँ। बट मेरी कोशिश रहती कि आप लोगों को जो कंटेंट मिले, जो चीज़ मैं बताऊँ वो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिले, मेरी कोशिश ये रहती है। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। कल मैंने सेकेंड चैप्टर पढ़ाया था और वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो काफ़ी लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, लोगों को समझ में आ रही हैं। तो आपको मैं कमेंट दिखा देती हूँ। जैसे ये मैम वीडियो में बहुत ही अच्छा समझाया है, इसके साथ आप कंप्यूटर का मतलब और भी डिमांड आ रही है कि आप इसके साथ और भी क्या क्या कर सकते हो, तो वो देखती हूँ मैं। और टारगेट वीडियो को लेके जिनका क्वेश्चन है कि इतने सारे टारगेट वीडियो, जैसे कि जिनको 1-2 दिन पहले ही टारगेट वीडियो मिला, रिकमेंड हो गया, तो उनको समझ नहीं आ रहा कि कब से स्टार्ट करें, तो वो आज से ही स्टार्ट करें। जब जिसको टारगेट वीडियो मिल जाए तभी से स्टार्ट कर दो। जैसे कि आज से फिर से नए सिरे से स्टार्ट हुआ है, मैंने टारगेट दिया है लोगों को सुबह सुबह, तो आप आज से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। और कुछ डाउट है? 1 मिनट। तो रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, जैसे कि मैम आप बहुत अच्छी टीचर बन सकते हो और पक्का बनोगे, तो थैंक यू सो मच अजय जी। बिल्कुल मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। मज़ा आ गया पढ़ के सिस्टर, पूरा मतलब जब मुझे कोई बहन या सिस्टर बोलता है ना, तो मतलब दीदी बोलता है या फिर कुछ ऐसे सम्मानजनक शब्द जब यूज करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यही है कि बस आप लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए, और इसके बदले में तो मैं कुछ ले ही नहीं रही हूँ। हाँ, लाइक कर दिया करो ज़रूर, कमेंट करके ऐसे ही थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया करो, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सेकेंड चैप्टर के एल्टन जो उनका किसकी थ्योरी थी, टेलर किया का वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत हो गया था। अब हम आज सेकेंड सिद्धांत पे चलेंगे, जो कि है प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत, जो कि फेयोल ने दिया था। किसने दिया था? हेनरी फेयोल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेनरी फेयोल अपने आप में इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो उनके सिद्धांत और उनके बुक्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हेनरी फेयोल को प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांतों का जनक कहा जाता है। और हमने क्या बताया था, क्या बात की थी कि हेनरी फेयोल को ही शास्त्रीय प्रबंध सिद्धांत का भी जनक कहा जाता है। और हेनरी फेयोल का अगर पूछा जाए कि कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के ये रहने वाले थे। इनकी पुस्तक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में हेनरी फेयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का, कितने सिद्धांत पूछे जाएंगे कि हेनरी फेयोल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए, तो 14 सिद्धांत दिए। और इन सिद्धांतों के बारे में भी पूछा जा सकता है। जितने सिद्धांत दिए हैं, जितनी शब्दावलियाँ यूज करी हैं, उनका एक एक क्वेश्चन उठा के मतलब फेंक सकता है एग्जामिनर, और आप लोग वहीं पे निपट जाओगे अगर ना पढ़े अच्छे से तो, ठीक है। और मैं चैप्टर में वही पढ़ाती हूँ जो समझाने लायक रहता है और जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जो इम्पोर्टेंट है। बाकी जो कहानियाँ हैं वो मैं पढ़ चुकी हूँ अपना टाइम देके, तो आप लोगों को उसमें टाइम नहीं देना है ना। तो देखो, हेनरी फ्योल कहते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत सत्य हैं एवं कारण एवं परिणाम में संबंध दर्शाते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। जबकि प्रबंधन के तत्व इसके कार्यों की ओर संकेत करते हैं। यानी कि इनके हिसाब से हेनरी फ्योल जी क्या कहते हैं कि जो आधारभूत सत्य होते हैं, मतलब जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वे आधारभूत सत्य, मतलब कि वो किसी भी नियम को स्थापित करने के लिए आधारभूत सत्य होते हैं। और वह कारण एवं परिणाम, मतलब कि आप क्या कार्य कर रहे हो और उनके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसको दर्शाते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हुए हेनरी फ्योल ने 2 बातों पर ध्यान दिया। पहला यह है कि प्रबंध के सिद्धांतों की सूची बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आप नियम मतलब कि पन्नों दर पन्नों आप फेंके जा रहे हो, उसकी सूची बहुत लिमिटेड होनी चाहिए। और जितनी नियम होने चाहिए, जितने भी नियम कानून हो प्रबंध के सिद्धांत में, बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही सीमित, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो, जो सार्वभौमिक हो, मतलब जो हर जगह लागू किया जा सके, वही उन्हीं की सूची होनी चाहिए, है ना, चाहिए। बल्कि सुझावात्मक होनी चाहिए, तथा केवल ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या की जानी चाहिए जो अधिकांश परिस्थितियों में लागू होते हो, यानी कि जो सभी परिस्थितियों में, यानी कि जो सार्वभौमिक हो, यूनिवर्सल हो, है ना। फिर इनका एक सेकंड क्या है कि सिद्धांत कठोर नहीं होने चाहिए, मतलब लचीले होने चाहिए। कि सिद्धांत या फिर नियम ऐसे होने चाहिए, प्रबंध के नियम ऐसे बनाए जाने चाहिए कि अगर कोई परिस्थिति में चेंज हुआ तो तुरंत नियम में भी चेंज हम कर सके अपने हिसाब से। ये नहीं कि एक बार अगर नियम बन गया तो हम चेंजेस नहीं कर सके, तो फिर वो मतलब परिणाम अच्छा नहीं होगा उसका। तो इनके 2 मतलब सिद्धांत के 2 मुख्य मान्यता है कि पहली बात तो जो सिद्धांत हैं बहुत ज़्यादा सूची में नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नियम नहीं होने चाहिए, लिमिटेड नियम होने चाहिए। और दूसरा ये
है कि जो नियम है वो परिवर्तनकारी हो सके। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसमें कुछ शब्दावलियां हैं, ये बस ऊपर ऊपर देखना है, बस एक बार मैं बता देती हूँ, आपको याद रखना। केजन, केजन एक शब्द है, क्या है? केजन, केजन, ठीक है। ये जापानी भाषा का शब्द है और इसका मतलब बस याद रखना है कि श्रेष्ठतर के लिए परिवर्तन अथवा सुधार, यानी कि अच्छे से अच्छा प्राप्त करने के लिए जो परिवर्तन अथवा सुधार किया जाता है वह होता है केजन, जो कि जापानी भाषा का शब्द है। सिक्स सिग्मा क्या होता है? तो यह डाटा से प्रेरित मार्ग है, यानी कि डाटा जो होता है ना, डाटा कलेक्शन होता है, जितनी भी सांख्यिकी डाटा मिलते हैं हमको, उनसे यह मतलब कि उनसे यह प्रेरित होता है और ये क्या करता है कि अकुशलता में कमी लाता है एवं समय एवं धन की बचत करने में सहायता करता है। कौन? सिक्स सिग्मा। समयावधि में विनिर्माण इंपॉर्टेंट नहीं है। धीमा विनिर्माण में ये याद रखना है कि यह प्रबंध का दर्शन है। कौन? धीमा विनिर्माण प्रबंध का दर्शन है और इसमें 7 हानियों की कमी लाने का ध्यान दिया जाता है। कितनी हानियों को? तो 7 हानियों को। हेनरी फ्योल क्या थे? खनन इंजीनियर थे। कभी कभी इनका प्रोफेशन पूछ लिया जाता है, तो हेनरी फ्योल क्या थे? पेशा से खनन इंजीनियर थे और ये फ्रांस के नागरिक थे। ठीक। और जैसा कि मैंने बताया था कि इन्हें क्लासिकल प्रबंध विषय का आधारभूत जो इनकी बुक है उसको आधारभूत कार्य माना गया है। बुक हमने पहले ही बात कर ली है कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है। और हेनरी फ्योल को शास्त्रीय सिद्धांत का पितामह कहा जाता है, हमने पहले ही बात कर ली है। अब ये सिद्धांत में है क्या? ये जो 14 सिद्धांत है ना, उन्हें हम बारी बारी से पढ़ेंगे। एक मिनट। देखो, सबसे पहले तो कार्य का विभाजन, जो हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए उसमें सब बोले, उन्होंने बोला कि सबसे पहले आप कार्य का विभाजन करो। तो इस सिद्धांत में यह सुझाव दिया गया है कि व्यक्ति को वही काम सौंपे जाएं जिसके लिए वह अधिक मतलब सर्वाधिक उपयुक्त हो। कार्य का विभाजन उस सीमा तक कर देना चाहिए जिस सीमा तक वह अनुकूल और सही हो। इससे क्या होगी? विशेषज्ञता बढ़ेगी और कार्य क्षमता में सुधार होगा। तो हेनरी फ्योल कहते हैं कि आप जब कोई उत्पादन कार्य करो तो सबसे पहले उसमें जैसे कई सारे कार्य होंगे, तो कार्यों को आप छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करो और फिर किस कार्य को कौन से व्यक्ति या किस तरह के व्यक्ति करने में सक्षम हो, उन्हीं कार्य को उस व्यक्ति को सौंपो। ऐसा नहीं कि आप लोहार को, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, लोहार को आप फर्नीचर का काम दे दो और मतलब कि जो लोहार कर्म होते हैं, जो कि लोहे वाले जो काम होते हैं, वो आप बढ़ई को दे दो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जिस कार्य में सक्षम हो, अगर किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनको काम नहीं आ रहा है, तो आप उनको ऐसा कोई काम दो कि जो मतलब ऐसी स्किल हो जो उनके पास हो। ऐसा नहीं कि आप उनको जो नहीं आ रहा है वो भी काम उनको दे दो, तो फिर इससे कार्य कुशलता नहीं बढ़ेगी, है ना। तो यही इसमें बताया गया है। तो कार्य का विभाजन पहला सिद्धांत। दूसरा है प्राधिकार और उत्तरदायित्व। तो उत्तरदायित्व से अभिप्राय है कि किसी व्यक्ति को निर्धारित कार्य सौंपना, और प्राधिकार से अभिप्राय है वे अधिकार जो उसे लोगों के प्रबंधन एवं अपने कार्य को संपन्न करने के लिए दिए गए हैं। तो देखो, उन्होंने सबसे पहले तो दोनों के अर्थ बताए हैं कि उत्तरदायित्व होता क्या है। उत्तरदायित्व ये होता है कि मैंने आपको दे दिया कि आज का टारगेट ये करना है आपको, तो आपका वो उत्तरदायित्व बन गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। और अगर आपने ये कार्य नहीं किया तो फिर आप मेरे को रात में ये बताओगे कि आखिर मैंने जब रात को 10 बजे तक के पहले के लिए टारगेट करने के लिए दिया था तो आपने क्यों नहीं दिया, आपको रीज़न बताना होगा। तो ये होता है उत्तरदायित्व। ठीक है, कि आपको अगर कोई काम नहीं कर पाए, आपके ऊपर के कोई किसी अधिकारी ने आपको कार्य दिया और वो कार्य आप नहीं कर पाए, तो आपको रीजन सहित आपको वहीं पे पेश होना पड़ेगा कि हम इस वजह से ये कार्य नहीं कर पाए। ये तो हो गया उत्तरदायित्व। लेकिन जो हेनरी फ्योल है वो कहते हैं कि उत्तरदायित्व के साथ प्राधिकार देना भी इंपॉर्टेंट है। प्राधिकार मतलब कि आपको अपने अधीनस्थों से कार्य करवाने के लिए भी कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए। अगर किसी को उत्तरदायित्व या फिर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तो उसके साथ उसको कुछ अधिकार भी दो, ताकि वो मोटिवेट होता रहे और अपने अधीनस्थों से भी कार्य करवाता रहे। तो ये रहा सेकंड सिद्धांत का सेकंड वो, है ना। 14 सिद्धांत में 2 हो गए। अब तीसरे पे आते हैं अनुशासन। तो हेनरी फ्योल ने अनुशासन को भी अपने सिद्धांत में सम्मिलित किया है। अनुशासन यह इस बात पर बल देता है कि अधीनस्थों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों का आदर करना चाहिए और इस आदेश को मानना चाहिए। ऐसा होने से क्या होगा, जैसे कि एसडीएम है, एसडीएम ने तहसीलदार को क्या किया, आदेश दिया कि आपको फलाने क्षेत्र में जो होता है ना अतिक्रमण, तो उनको आपको खाली करवाना है ना। तो लेकिन तहसीलदार आदेश नहीं मानेगा, तो क्या अतिक्रमण क्षेत्र जो है वो खाली हो पाएंगे या फिर कोई भी मतलब कार्य अच्छे से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अनुशासन हर एक क्षेत्र में, चाहे वो निजी क्षेत्र हो, चाहे सरकारी क्षेत्र हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अनुशासन का अपना रोल होता है। तो थर्ड हो गया। फोर्थ है आदेश
आदेश की एकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आदेश की एकता। इसका मतलब क्या होता है, सीधा सीधे समझो, अधीनस्थों को केवल एक ही पर्यवेक्षण के अधीन होना। अब जैसे कि यहाँ पे एसडीएम हो गए, ठीक है, और यहाँ पे तहसीलदार, तो एसडीएम के जस्ट नीचे कौन आता है रैंकिंग में, तहसीलदार। तो तहसीलदार को केवल एसडीएम की ही कहनी सुननी है, मतलब कि एसडीएम जो आदेश देगा केवल उन्हीं का पालन करना है, ना कि डीएम आके एसडीएम, मतलब कि डीएम या फिर और ऊपर भी, डीएम के ऊपर भी जितने भी अधिकारी होते हैं वो कोई भी तहसीलदार को आके नहीं बोल सकता है कि तुमको ये करना है। तहसीलदार से जस्ट ऊपर कौन हुआ, एसडीएम। तो सिर्फ एसडीएम ही तहसीलदार को क्या बोलेगा, आदेश देगा, कुछ भी कार्य करने के लिए बोलेगा। तो इसका मतलब होता है कि आदेश की एकता, कि अपने से जस्ट ऊपर वाला ही आपको आदेश दे सकता है और आप अपने से जस्ट नीचे वाले, अपने से जस्ट अधीनस्थ को ही आदेश दे सकते हो। एक व्यक्ति से ही आदेश आपको लेना है, इसी को बोलते हैं आदेश की एकता। फिर है निर्देश की एकता। तो वही निर्देश का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट करना, मार्ग प्रदर्शन करना। तो समान उद्देश्य वाली क्रियाओं के प्रत्येक समूह को एक मुख्य प्रबंधक और एक कार्य योजना के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। इस सिद्धांत के ना होने पर अपव्यय होगा, अधिक खर्च होगा और प्रबंधकों के बीच में व्यर्थ में ही प्रतिद्वंद्विता हो जाएगी। यानी कि अगर कोई निर्देश दे रहा है, जैसे कि किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है, लेदर प्रोडक्शन हो रहा है, तो वैसा नहीं है कि लेदर की 500 यूनिट अगर प्रोडक्ट मतलब हमको बनानी है, लेदर के लाइक पर्स ही बनाना है, पर्स समझ रहे हो ना, बैग जो होते हैं लेदर के बैग, उनको बनाना है 500। तो मजदूरों को किसी एक ने बताया आके कि भैया 600 बनाना है, 600 यूनिट बनाना है, दूसरे ने आके बता दिया नहीं 1000 बनाना है, तीसरे ने आके बता दिया नहीं 300 ही बनाना है। तो मजदूर भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर बनाना कितना है। ऊपर से आपस में ही प्रतिद्वंद्विता हो जाएगी, किनके बीच, मैनेजरों के बीच। तो एक ही मतलब कि जो निर्देश देने वाला हो या डायरेक्ट करने वाला हो, मार्गदर्शन करने वाला, वो एक ही होना चाहिए एक पर्टिकुलर काम के लिए। इसका मतलब ये हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा हो, पसंद आ रहा हो। अगर अच्छा लगे तो कमेंट किया करो यार, प्लीज़ कमेंट किया करो, मुझे अच्छा लगता है पढ़ के। अच्छा ना लगे तो भी करो, बिल्कुल कर सकते हो कि नहीं मैम समझ नहीं आ रहा, बहुत ही गंदा पढ़ा रहे हो, बिल्कुल ये भी करो आराम से, ठीक है। पर हाँ, कमेंट करके बताया करो। फिर व्यक्तिगत हितों को सामूहिक हितों से गौड़ स्थान देना। अब इसमें गौड़ स्थान मतलब क्या हो कि सेकेंडरी पे रखना, किसी चीज़ को सेकेंडरी पे रखना। तो देखो, अपने व्यक्तिगत हितों की बजाय सामूहिक हितों को ज़्यादा महत्व देना है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ अपने ही पर्सनल किसी भी लाभ के लिए आप कुछ कार्य कर रहे हो, नहीं, आपको पूरे समाज को लेके, मतलब पूरे समूह को लेके, ग्रुप को लेके चलना है। तो कोई निर्णय देते समय सामूहिक हित अर्थात संपूर्ण संगठन को हित को व्यक्तिगत हितों की तुलना में ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहिए, इसका यही मतलब हुआ। फिर है पारिश्रमिक। पारिश्रमिक का मतलब देखो, प्रबंधक को कर्मचारियों को उचित वेतन देने का प्रयत्न करना चाहिए और कर्मचारियों को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि उन्हें सही वेतन मिल रहा है। तो पारिश्रमिक यानी मेहनताना होता है, जितनी मजदूर करता है, जितना मतलब कि मेहनत करता है, उसका उसे जो मेहनताना मिलता है, बदले में जो रुपए मिलता है, उसे ही पारिश्रमिक कहते हैं। तो यही बोला गया है कि मजदूरों को उचित वेतन देना चाहिए, मतलब जितनी मेहनत करते हैं उसके हिसाब से ही वेतन दो, ये नहीं कि आप कम दो। और इसमें कम से कम संतुष्टि तो मिलनी ही चाहिए कि हाँ हमें सही रुपए मिले हैं। फिर केंद्रीकरण। जब एक अकेला व्यक्ति किसी संगठन के एक मिनट, किसी संगठन के मामलों को नियंत्रित करता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण केंद्रीकरण कहते हैं। कि अगर ऐसा हो कि सिर्फ मोदी जी ही पूरे भारत को चलाएं तो उसको क्या बोलेंगे, केंद्रीकरण। लेकिन ऐसा नहीं है, मोदी जी के अंडर में बहुत सारे कैबिनेट है ना, मिनिस्टर हैं, फिर उसके अंदर में बहुत सारे और अन्य मंत्री हैं, मतलब ऐसे बहुत फैला हुआ जाल है। सिर्फ एक व्यक्ति भारत को, अपने इंडिया देश को नहीं चला रहा है ना, तो वो केंद्रीकरण नहीं हुआ। अपने इंडिया में क्या है, विकेंद्रीकरण है। लेकिन छोटी छोटी संस्थाओं में अकेला प्रबंधक अपने अधीनस्थों के काम को आसानी से कर सकता है, लेकिन जब बड़े बड़े संगठन होते हैं तो क्या होता है कि विकेंद्रीकरण होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वही फेयोल ने क्या कहा कि संगठन में केंद्रीकरण एवं अधिकार अंतरण में संतुलन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप केंद्रीकरण कर दिए कि अकेला व्यक्ति ही चलाए, तो उसमें क्या हो जाएगा, तानाशाह आ जाएगा, वह अपनी मन की करेगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि विकेंद्रीकरण हो जाए कि मोदी जी का कि चले ही नहीं, उनका कोई कहना ही ना माने। तो विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण दोनों में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, सोपान श्रृंखला, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोपान श्रृंखला का मतलब क्या होता है, यह अधिकारियों की एक श्रृंखला है जो कि बड़े से बड़े अधिकारी से छोटे अधिकारी तक जाती है। देखो श्रृंखला क्या होती है, देखो मैं अपने ही जो मेरा आगे का ड्रीम है उसी से मैं रिलेटेड बताती हूँ। सबसे पहले क्या आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रही हूँ, डीएम। जीप कभी कभी ना इधर उधर हो जाती है तो डीएम, फिर एसडीएम,
फिर क्या आते हैं तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, और फिर उसके बाद नीचे आते हैं पटवारी, जिसको यूपी में लेखपाल बोलते हैं, है ना। तो देखो इसको, ये क्या है, श्रृंखला है, श्रृंखला बन रही है, ऊपर से नीचे जाती रही है। तो मतलब क्या होता है कि बड़े से अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी के बीच जो एक श्रृंखला बनती है उसे ही क्या बोलते हैं, सोपान श्रृंखला, हिरार्की बनते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिरार्की, है ना। फिर समुचित व्यवस्था की, हर चीज़ की, जैसे श्रम की, सामग्री की, दोनों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उचित स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन मज़दूरों के लिए अच्छी सामग्री, मतलब आप अच्छा औजार नहीं दे रहे हो, अच्छे हथियार नहीं दे रहे हो, प्रोडक्ट करने के लिए अच्छी मशीन नहीं दे रहे हो, उनको अच्छा वातावरण उपलब्ध नहीं करा रहे हो, अच्छी आप सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, तो फिर इससे प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। समानता होनी चाहिए। देखो इस सिद्धांत में यह अपेक्षा की गई है कि प्रबंधक को उदार और न्यायोचित होना चाहिए। इससे पर्यवेक्षकों एवं अधीनस्थों के बीच क्या होता है, दोस्ताना वातावरण बनेगा और इसमें कुशलता से करने के लिए प्रोत्साहित होंगी। तो इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, मतलब समानता होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए किसको, प्रबंधक को। कार्यकाल की स्थिरता, ये इंपॉर्टेंट है। कर्मचारियों को रोजगार के कार्यकाल में स्थिरता एवं निरंतरता प्रदान की जानी चाहिए। कर्मचारी को उचित, आकर्षक पारिश्रमिक एवं सम्माननीय व्यवहार देकर उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि कोई कर्मचारी आया 2 महीने कार्य किया और फिर तीसरे महीने निकल गया, मतलब उसको यहाँ का वातावरण ही सही नहीं लग रहा है। तो आपको कर्मचारियों को ऐसा वातावरण देना है, ऐसी सुविधाएं देनी है, कार्य के साथ, पारिश्रमिक के साथ आपको उनको सम्मान भी देना है, मतलब अच्छे से व्यवहार करना है ताकि वो स्थिर रहे, अपने कार्य में हमेशा लगा रहे, स्थिर। ये नहीं कि कार्य छोड़कर आधे में ही चला जाए, है ना। पहल करने की क्षमता, इस सिद्धांत के अनुसार योजना से वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि योजना को तैयार करने एवं लागू करने के लिए कर्मचारियों में पहल क्षमता जागृत की जाए। देखो अगर कोई भी ऐसा, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ बहुत सिंपल सा, टेलीग्राम में मान लो 10,000 लोगों का एक ग्रुप है, मैं उसकी एडमिन हूँ, मान लो, हूँ नहीं, ऐसा नहीं है ना, मान लो मैं उसकी एडमिन हूँ, लेकिन मैं ही सब कुछ कर रही हूँ और मतलब कि स्टूडेंट को सारी चीज़ें मैं ही मैनेज कर रही हूँ, उनके डाउट सारे क्लियर कर रही हूँ। लेकिन मैं ऐसा करूँ एक दिन कि मैं 4-5 लोगों को एडमिन बना दूँ और उनसे बोलूँ कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, आप 5 लोग इस ग्रुप को आप संभालो। तो उनको क्या होगा, उनको भी अंदर से मोटिवेशन आएगा कि मैम ने मुझे इस लायक समझा, दीदी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं अब इतने सारे 10,000 लोगों को संभालूंगा, 10,000 लोगों के जो क्वेरी होंगी उनको मैं मतलब आंसर करूँगा। तो इससे क्या होगा कि वो भी मतलब पहल कर पाएंगे, अपनी जो क्षमता का कुशल वो उपयोग कर पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे यही समझाया गया है। अब देखो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं। शास्त्रीय सिद्धांत का पितामह सबको पता चल गया है। अब प्रशासन के 5 तत्व, पोकोक सिद्धांत इसको बोलते हैं, पोकोक COC है यहाँ पे, है ना। पोकोक सिद्धांत किसने दिया है, POCOC है, ठीक है। किसने दिया है, तो हेनरी फ्योल ने। और इसके फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, फिर C से कमांड, फिर C से कंट्रोल, एंड ये CO वाला ना इधर है, देखो मैं बताती हूँ कैसे, एक मिनट, अरे यार, POCOC प्लानिंग हो गया, ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया कोऑर्डिनेशन, ये हो गया कंट्रोल, और एक C का क्या मतलब हो गया, कमांड, ठीक है। तो पोकोक आप याद रखो, पोकोक, POCCC मत याद रखो, पोकोक याद रखो, ठीक है। तो इसके आपको 5 के फुल फॉर्म याद रखने हैं। प्लानिंग का मतलब समझ ही आता होगा कि नियोजन करना, किस तरीके से कोई भी कार्य करने से पहले, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, पटवारी का हमको एग्जाम देना है तो हम पहले प्लानिंग बनाते हैं, कौन सी बुक्स लेनी है, कहाँ से पढ़ने हैं, किस यूट्यूबर को फॉलो करनी है, कैसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, कितना किस सब्जेक्ट को टाइम देना है ना, ये सारी प्लानिंग हो गई। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि जब कोई प्रोडक्शन होता है, कोई कंपनी किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करती है तो किस व्यक्ति को कौन सा कार्य दे। अगर हमें लेदर फैक्ट्री खोलनी है तो चमड़ों का मतलब खरीदारी करेगी, जब कुछ चमड़ों का, लेदर का कुछ खरीदारी करनी होगी, वो उसी व्यक्ति को देंगे जो लेन देन में अच्छा होगा। फिर चमड़ों का जब क्या करना होगा कि ट्रांसपोर्ट का कुछ जो भी सिस्टम संभालना होगा वो उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो ट्रांसपोर्ट के मामलों में अच्छे होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि कार्य में किस व्यक्ति को कौन सा कार्य देना है, इसका निर्णय करना। फिर कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि हमें क्या करना रहता है कि मिलजुल कर काम करना रहता है, कोऑर्डिनेट होकर काम करना रहता है। कमांड का मतलब कि आपको देखना है कि हर चीज़ सही से हो रही है कि नहीं। कंट्रोल का मतलब भी वही होता है लगभग, कि आपको नियंत्रित करना है कि अगर कोई कार्य गलत तरीके से हो रहा है या फिर गलत हो रहा है तो आप उसको
सुधारने की कोशिश करो। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। फियोल ने संगठन में सभी स्तरों पर कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की बात की है। क्वेश्चन बन सकता है कि फियोल ने संगठन में कितने स्तरों पर, 1 स्तर पे, 2 स्तर पे, 3 स्तर पर, ये सभी स्तरों पर कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की बात कही है। तो भैया सभी स्तरों पर, ठीक है। फियोल के द्वारा संगठनों में होने वाले विलंब को दूर करने के लिए गैंग प्लैंक का सिद्धांत दिया। तो पहली बात तो क्वेश्चन बनेगा गैंग प्लैंक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हेनरी फियोल से। क्यों है, मतलब ये किस लिए लाया गया? तो जो संगठन में कुछ विलंब होते हैं, प्रोडक्शन में कुछ विलंब होंगे, तो उनके विलंब को दूर करने के लिए ये सिद्धांत दिया गया है। कौन सा? गैंग प्लैंक, हेनरी फियोल से संबंधित है, ठीक है। अब ये लास्ट है, 14वां है, जो 14 प्रबंध के सिद्धांत दिए थे फियोल जी ने। उनका 14वां सहयोग की भावना। तो प्रबंधक को अपने कर्मचारियों में सामूहिक रूप से कार्य करने और सहयोग की भावना जागृत करनी चाहिए। इससे पारस्परिक विश्वास एवं एकता की भावना विकसित करने में सहायता मिलेगी, ठीक है। अब ये क्या है? फियोल तथा टेलर के सिद्धांतों का तुलनात्मक विश्लेषण। तो इसका एक, जैसे टेलर के कार्य का केंद्र बिंदु क्या था कि श्रमिक क्या था? टेलर के कार्य का केंद्र बिंदु था कि श्रमिक की थकान गति का अध्ययन करो, कल हमने पढ़ा है। फिर श्रमिक के गति अध्ययन करो, है ना, उसके समय का अध्ययन करो कि कितना समय ले रहा है। तो उन्होंने श्रमिक पर ज़्यादा ध्यान दिया था, और टेलर ने ये भी बोला था कि श्रमिक के कार्य के घंटों में कमी करनी चाहिए, उनको उचित वातावरण देना चाहिए। और फियोल ने क्या बोला था? फियोल के कार्य का कार्यक्षेत्र उच्च स्तरीय प्रबंधन। फियोल ने प्रबंधन पर ज़्यादा महत्व दिया कि आपको प्रबंधन इतना अच्छा करना चाहिए कि उसमें से श्रमिक भी और प्रबंधक दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से कार्य को मिलजुल कर करें। थियो हेमन के अनुसार दोनों के कार्यों में अंतर ढूंढना आवश्यक है, क्योंकि दोनों ही विद्वानों ने प्रबंध की समस्याओं के समाधान में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया। ये किसने कहा? थियो हेमन कहते हैं कि जो टेलर हैं और हेनरी फियोल दोनों ही अपने प्रबंध की समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया है। अब देखो यहाँ पे पढ़ते चलते हैं, जहाँ पे समझाने लायक होगा मैं समझाऊंगी। देखो समानताएं क्या हैं दोनों में। तो टेलर और फियोल दोनों ही विद्वानों का उद्देश्य क्या था कि प्रबंध की बुराइयों को दूर करना था, और दोनों ने ही इस दिशा में सराहनीय कार्य किया। ये समानताएं हो गई। दोनों ही विद्वानों ने इस बात का प्रतिपादन किया कि श्रम के साथ मानवीय, उचित एवं न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। दोनों ही प्रबंधक विशेषज्ञों ने अपने अपने ढंग से प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो इन सबसे क्वेश्चन ही बनने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे स्किप करती हूँ। देखो असमानताएं क्या है? तो टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु श्रमिक था। याद रखो कि टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या था? श्रमिक था। वही हेनरी फियोल ने मतलब कि प्रबंधन को मुख्य केंद्र माना। टेलर को कुशलता विशेषज्ञ, जबकि फियोल को क्या माना जाता है? प्रबंध विशेषज्ञ माना जाता है। टेलर को कुशलता विशेषज्ञ, और कुशलता किसकी? श्रमिक की कुशलता। और फियोल को क्या माना जाता है? प्रबंध का विशेषज्ञ माना जाता है। तो ये दो मुख्य अंतर हो गए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखो फियोल ने संगठन के भी 14 सिद्धांत बताए। फियोल ने, कंफ्यूज मत होना, फियोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए, जो कि हमने अभी पढ़े 14 सिद्धांत। लेकिन संगठन के सिद्धांत पूछा जाए तो वो भी 14 सिद्धांत एक ही है, लगभग संगठन और प्रबंध एक ही है, लेकिन फिर भी शब्दावलियाँ अलग अलग हैं और थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। मेंस वाले जब पढ़ते हैं हम लोग तो समझ आता है। तो फियोल ने चाहे वह संगठन पूछे चाहे वह प्रबंध पूछे, दोनों के 14 सिद्धांत बताए। गुलिक के द्वारा संगठन के 10 सिद्धांत बताए गए हैं। किसके द्वारा? गुलिक के द्वारा संगठन के 10 सिद्धांत। उर्विक के द्वारा 8 बताए गए हैं। आपको पर्टिकुलर किसके द्वारा कितने सिद्धांत बताए गए हैं याद रखना है। तो गुलिक के द्वारा 10, उर्विक के द्वारा कितने सिद्धांत बताए गए हैं? संगठन के 8, और मूने रैले के द्वारा संगठन के 4 सिद्धांत बताए गए हैं। तो ये फैक्ट आपको रट लेने हैं, ठीक है। अब ये कुछ समानताएं और असमानताएं बताई गई, तो आपको इसमें से कुछ आने वाला नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो, टेलर प्रबंध का विकास निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर। टेलर प्रबंध का विकास, क्योंकि टेलर क्या है? श्रमिकों पर ज़्यादा ध्यान देता था। तो पहले जब श्रमिक का विकास होगा तब तो उनके ऊपर के जो कर्मचारी होंगे उनका विकास होगा। तो टेलर प्रबंध का विकास निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर, और फियोल का विकास उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर, क्योंकि फियोल प्रबंध को प्रमुख केंद्र मानता था। और प्रबंध करता कौन है? प्रबंधक, यानी सबसे ऊपर वाला अधिकारी। तो सबसे ऊपर वाले अधिकारी का होगा, फिर उसके नीचे वाले अधिकारी का विकास होगा, तब जाके मजदूरों या श्रमिकों का विकास होगा। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो आते हैं तीसरा, तानाशाहात्मक प्रबंध।
तो तानाशाहात्मक प्रबंध विचारधारा का प्रतिपादन जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तानाशाहात्मक प्रबंध विचारधारा के जनक या फिर उनका प्रतिपादन किसने किया, तो मैक्स वेबर ने किया। इसमें क्या है कि वेबर मानते हैं कि प्रबंध की अनियमितता को समाप्त करने के लिए सख्त नियम बनाए जाने चाहिए, यानी कि जो प्रबंध में जो रूल्स रेगुलेशंस नहीं फॉलो होते हैं उनको समाप्त करने के लिए बहुत कड़े से कड़े नियम बनाए जाने चाहिए, क्योंकि अनियमितता से अकुशलता आती है। ठीक है, अकुशलता आती है। इसके अतिरिक्त इनका यह भी मानना था कि एक बड़े संगठन में तानाशाहात्मक प्रबंध से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। और यह जो है, जो तानाशाहात्मक प्रबंध विचारधारा है, फ्योल के सिद्धांत के समान ही है, बस इसमें कुछ अलग से क्या है कि इनमें सिद्धांतों को सख्ती से पालन करने की बात कही गई है। ठीक है, अब देखो नौकरशाही, जो तानाशाहात्मक है ना, वह नौकरशाही का ही मिलता जुलता रूप है। चाहे वह नौकरशाही पूछे एग्जामिनर, चाहे तानाशाहात्मक प्रबंध सिद्धांत पूछे, दोनों से ही कौन रिलेटेड है, मैक्स वेबर। तो नौकरशाही शब्द को 1746 में एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विंसेंट डी गार्नी ने दिया है, और इसका अर्थ उन्होंने नकारात्मक दिया है। उन्होंने क्या बोला कि फ्रांस में एक बीमारी है। क्या? नौकरशाही फ्रांस में एक बीमारी। किसने बोला? विंसेंट डी गार्नी। और हम सबको तबाह कर रही है, जिसने उसे क्या नाम दिया? ब्यूरोमेनियन। ब्यूरो क्या होता है? नौकरशाही। ठीक है, मैक्स वेबर को नौकरशाही के व्यवस्थित अध्ययन के लिए जाना जाता है। अगर नौकरशाही के जनक पूछे जाए तो मैक्स वेबर होंगे। मैक्स वेबर ने इस अवधारणा को 1920 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सामाजिक एवं आर्थिक संगठन के सिद्धांत पुस्तक में नौकरशाही के आदर्श प्रकार का वर्णन किया। तो सामाजिक और हाँ, नौकरशाही को आदर्श किसने माना है? तो मैक्स वेबर ने ही माना है। ठीक है, सामाजिक एवं आर्थिक संगठन के सिद्धांत, ये बुक का नाम है। इसी का इंग्लिश वर्जन भी आ सकता है, हिंदी मीडियम के लिए भी इसी का इंग्लिश वर्जन भी आ सकता है। सामाजिक एवं आर्थिक संगठन के सिद्धांत बुक किसकी है? मैक्स वेबर की है। अब आ गए हम लोग, अभी तक हम परंपरागत सिद्धांत पढ़ रहे थे। परंपरागत सिद्धांत में 3 पढ़ा हमने। सबसे पहले टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत पहले पढ़ा, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? दूसरा पढ़ा है हेनरी फ्योल का सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत। उसके बाद तीसरा क्या पढ़ा है हमने? तानाशाहात्मक सिद्धांत। किसका है वो? मैक्स वेबर का। ये 3 हमने पढ़ लिए परंपरागत में। अब आते हैं नव परंपरागत दृष्टिकोण में। तो नव परंपरागत दृष्टिकोण का विकास कब हुआ? 1930 के आसपास हुआ। फिर परंतु इस दृष्टिकोण के विकास का आधार परंपरागत दृष्टिकोण ही है। इसमें अंतर क्या है? मुख्य मानवीय संसाधन के साथ किए जाने वाले व्यवहार। जो नव परंपरागत दृष्टिकोण में, देखो परंपरागत में क्या था कि मानव को इतना ज़्यादा मतलब महत्व नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पे मानवीय संसाधन और उनके साथ किए जाने व्यवहार को ज़्यादा महत्व दिया गया है। किसमें? नव परंपरागत दृष्टिकोण में। इसके अंतर्गत 2 आते हैं, एक तो मानवीय संबंध दृष्टिकोण, एक मानव व्यवहार विज्ञान दृष्टिकोण। ठीक है, तो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध तथा फ्योल का प्रशासनिक प्रबंध दोनों ही उत्पादन कुशलता तथा कार्य करने के स्थल पर मैत्रीपूर्ण व्यवहार स्थापित करने में असफल रहे। तो मानवीय संबंध दृष्टिकोण की उत्पत्ति का भी यही कारण है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, नाम याद रखना, एल्टन मेयो ने प्रथम बार मानवीय संबंध दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। तो मानवीय संबंध दृष्टिकोण या फिर मानवीय प्रबंध सिद्धांत के प्रतिपादक या जनक कौन है? तो एल्टन मेयो। जहां मानवीय आ जाए वहां पे एल्टन मेयो आपको लगा के चले आना है। इस दृष्टिकोण को अंतिम रूप देने के लिए मेयो ने अपने सहभागियों के साथ कुछ प्रयोग किए, और इसे क्या बोला गया? हॉथॉर्न प्रयोग। तो हॉथॉर्न प्रयोग किससे रिलेटेड है? मानवीय सिद्धांत उससे रिलेटेड है, और ये किसने किया? तो एल्टन मेयो ने। हॉथॉर्न प्रयोग आपको याद रखना है, हॉथॉर्न प्रयोग। जैसे कि मानसिक क्रांति हमने कल पढ़ा था, मानसिक क्रांति शब्दावली किससे संबंधित है? तो वैज्ञानिक टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत से। उसी तरह हॉथॉर्न प्रयोग जो है किससे संबंधित है? एल्टन मेयो के मानवीय प्रबंध सिद्धांत से। ठीक है, एल्टन मेयो अमेरिका को मानव सिद्धांत का पितामह कहा जाता है। इस सिद्धांत को सामाजिक आर्थिक सिद्धांत, देखो जो मानवीय सिद्धांत है उसको क्या बोलता है? सामाजिक आर्थिक सिद्धांत भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो मानव है, मानव ही तो समाज में बनता है, मानव से ही तो समाज बनता है, मानव ही आर्थिक क्रियाएं करता है। पशु तो करते नहीं है, पक्षी तो करते नहीं आके। तो सामाजिक आर्थिक सिद्धांत किसे बोला जाता है? मानव संबंध सिद्धांत को। और क्या बोला जाता है? न्यू शास्त्रीय सिद्धांत भी इनको बोला जाता है। ठीक है, हॉथॉर्न प्रयोग क्या था? तो एल्टन मेयो के द्वारा अमेरिका के शिकागो शहर की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में अपने साथियों के साथ मिलकर 4 प्रयोग। तो हॉथॉर्न प्रयोग में कितने प्रयोग किए गए? 4 प्रयोग किए गए। महान, अब ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा हॉथॉर्न प्रयोग के अंतर्गत नहीं किया गया था? 3 सही देगा, 1 गलत दे देगा। तो आपको एक एक चीज़ याद रखनी है। तो महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग, रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग, साक्षात्कार प्रयोग एवं बैंक वायरिंग प्रयोग। तो ये 4 प्रयोग हॉथॉर्न प्रयोग के अंतर्गत किए गए थे।
अब देखो आते हैं व्यवहारात्मक विज्ञान दृष्टिकोण। पहला हो गया नव परंपरागत दृष्टिकोण में, पहला हो गया मानवीय संबंध दृष्टिकोण। अब दूसरा आते हैं व्यवहारात्मक विज्ञान दृष्टिकोण में, छोटा सा ही है। तो मानवीय संबंध दृष्टिकोण में कहा गया कि संतुष्टि व उत्पादकता में सीधा संबंध है, अर्थात श्रमिक जितने अधिक संतुष्ट होंगे उतना ही अधिक उत्पादन करेंगे। सही बात है। अगर श्रमिकों को लगेगा कि हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान दिया जा रहा है, हमें बीमा भी दिया जा रहा है, हमारे बच्चों की स्कूल की शिक्षा भी दी जा रही है, मतलब स्कूल की भी सुविधाएं दी जा रही है, हमें रहने के लिए आवास मिल रहा है, हमें उचित पारिश्रमिक मिल रहा है, मेहनताना मिल रहा है, हर चीज़ हमको मिल रही है, तो हमको अपने मालिक के प्रति वफादार रहना है और अच्छे से अच्छा कार्य करना है। तो वही बोला है कि जितने ज़्यादा श्रमिक संतुष्ट होंगे उतना ही अधिक उत्पादन करेंगे। लेकिन विज्ञान दृष्टिकोण मानवीय संबंध दृष्टिकोण का ही सुधरा हुआ रूप है। इसके अंतर्गत मानवीय संबंधों के, विज्ञान नहीं, यहाँ पे व्यवहार होना चाहिए, मानवीय संबंधों के स्थान पर मानव के व्यवहार का अध्ययन किए जाने की बात की गई। तो व्यवहारात्मक विज्ञान दृष्टिकोण में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर आ गया है। मानवीय सिद्धांत की कमियों को दूर करते हुए विस्तृत व क्रमबद्ध अध्ययन है कौन सा? व्यवहारवादी विचारधारा। वस्तुतः व्यवहारवादी दृष्टिकोण की शुरुआत मानवीय सिद्धांत के विकास 1930 के साथ ही माना जाता है। इसलिए एल्टन मेयो को पहला व्यवहारवादी विचारक, तो एल्टन मेयो को मानवीय विचारधारा का भी प्रतिपादक माना जाएगा और व्यवहारवादी विचारधारा का भी प्रतिपादक माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इतना पढ़ने लायक नहीं, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में व्यवहारवादी दृष्टिकोण को प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? चेस्टर बर्नार्ड। अगर प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में व्यवहारवादी दृष्टिकोण को प्रतिपादित करने का श्रेय पूछा जाए किसको जाता है, तो चेस्टर बर्नार्ड को। लेकिन व्यवस्थित रूप से इसका विकास किसने किया? हर्बर्ट साइमन ने। ठीक है, चेस्टर बर्नार्ड की एक बुक है फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव किसकी बुक है? चेस्टर बर्नार्ड की। बुक्स आपको याद रखने हैं। फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बुक किसकी है? चेस्टर बर्नार्ड ने। तो इसमें उन्होंने व्यवहारवादी सिद्धांत को व्यापक रूप से प्रस्तुत किया। अब आ गए हम लोग आधुनिक दृष्टिकोण में। आधुनिक दृष्टिकोण, प्रबंध विचारधारा का आधुनिक दृष्टिकोण सन 1950 के आसपास विकसित हुआ। इसके अंतर्गत परंपरागत तथा नव परंपरागत दृष्टिकोणों को कुछ सुधारों के साथ प्रस्तुत किया गया है। देखो इसमें 3 है, संख्यात्मक दृष्टिकोण, प्रणाली दृष्टिकोण एवं आकस्मिकता दृष्टिकोण। तो संख्यात्मक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन रहे हैं? C.W. चर्चमैन। संख्यात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन C.W. चर्चमैन तथा उनके साथियों ने किया। इस दृष्टिकोण को क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी सिद्धांत या दृष्टिकोण हैं उनके अन्य नाम, उनके प्रतिपादक और उनमें जो मुख्य मुख्य बातें रही, उनकी मान्यताएं आपको याद रखनी है। तो C.W. चर्चमैन किसके प्रतिपादक रहे? संख्यात्मक दृष्टिकोण के। उसका अन्य नाम क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक, परंपरागत दृष्टिकोण में उत्पादन के भौतिक संसाधनों पर तथा नव परंपरागत दृष्टिकोण में मानव संसाधन पर विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन इन दोनों दृष्टिकोणों ने प्रबंधकों के समक्ष उपस्थित होने वाली अनेक गंभीर समस्याओं के समाधान के बारे में कुछ नहीं बताया। प्रबंधक के संख्यात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत यह सुझाव दिया गया कि अनेक समस्याओं का समाधान गणित एवं सांख्यिकी के सूत्रों के द्वारा किया जा सकता है। कि यानी कि चाहे वह मानवीय संसाधन संबंधी या फिर भौतिक संसाधन संबंधी किसी भी तरह की समस्या हो, उसको गणित एवं सांख्यिकी के सूत्रों के द्वारा सही किया जा सकता है। फिर आते हैं प्रणाली दृष्टिकोण में। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस किसने दिया और उसका अन्य नाम क्या है इतना याद रखना है। प्रणाली दृष्टिकोण में यह प्रबंध का नवीनतम दृष्टिकोण है। पूछा जाए कि प्रबंध का नवीनतम दृष्टिकोण कौन सा है, तो प्रणाली दृष्टिकोण, जिसका उदय 1964 में हुआ और इसका प्रतिपादन चेस्टर बर्नार्ड एवं हर्बर्ट साइमन ने। तो प्रतिपादन किसने किया? चेस्टर बर्नार्ड एवं हर्बर्ट साइमन ने। अब आते हैं आकस्मिक दृष्टिकोण। आकस्मिक दृष्टिकोण का मुख्य आशय यह है कि कोई प्रबंधकीय सिद्धांत या कार्य ऐसा नहीं हो सकता जो सभी परिस्थितियों में, देखो इसका इतने बड़े जो पैरा है ना, इसको मैं कुछ शब्दों में समझा देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई भी दृष्टिकोण या फिर कोई भी सिद्धांत या फिर कोई भी नियम हर परिस्थितियों में लागू हो। अच्छा, आकस्मिक दृष्टिकोण, यहाँ पे नाम क्या है? आकस्मिक दृष्टिकोण। तो इसी से पता चल जाएगा कि अचानक से अगर परिस्थितियों में बदलाव हुआ, वातावरण में बदलाव हुआ, तो तुरंत हमारे सिद्धांत में, तुरंत हमारे नियमों में, तुरंत जो हम अनुशासन का पालन करेंगे, हर चीज़ में तुरंत परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से इसमें यही बताया गया है, ठीक है। आपको ज़्यादा इसमें वो नहीं है। हाँ, इसमें कुछ और जैसे चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी। उद्देश्यों की एक रूपता का सिद्धांत, तो संगठन के विभिन्न विभागों उद्देश्यों उपक्रम के सामान्य उद्देश्यों के अनुरूप होने चाहिए, ये नहीं। प्रत्यायोजन का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यायोजन को और क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो डेलीगेशन बोलते हैं, लेकिन और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भारार्पण। भारार्पण, देखो यहाँ पे आप अगर तोड़ोगे, संधि विच्छेद करोगे तो क्या निकलेगा, भार अर्पण। भार प्लस अर्पण, हिंदी तो पढ़ते ही होगे है ना, भार प्लस अर्पण, यानी कि अपना भार किसी और को अर्पित कर देना। तो प्रत्यायोजन या फिर भारार्पण का मतलब क्या होता है कि अगर एक इंसान को 500 लेदर के बैग बनाने हैं, नहीं बना सकता है वो अगर 1 घंटे में ही, तो 100 इसको दे दिया, 100 इसको दे दिया, 100 इसको दे दिया, 300 ये हो गया, अब 200 खुद बनाया, तो इसका भार कम हुआ कि नहीं। तो इसका यही मतलब है प्रत्यायोजन का कि जो कोई अधिकारी होता है उसके पास बहुत सारे कार्य होते हैं, तो अपने अधीनस्थों को कुछ कार्य, कुछ जिम्मेदारियां अपने अधीनस्थों को दे दिया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, प्रत्यायोजन कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं डेलीगेशन, और इसको और अन्य क्या नाम है, भारार्पण, ठीक है। देखो कार्यभार कम हो जाता है, यहाँ पे लिखा है ना, कार्यभार कम हो जाता है, तो उसका ओवरऑल यही है, समझाया गया है, ठीक है। प्रमापीकरण का सिद्धांत टेलर ने दिया था। प्रमापीकरण का सिद्धांत याद करिए, कल पढ़े थे। तो टेलर के अनुसार प्रमापीकरण वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आधार है। वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आधार या फिर वैज्ञानिक प्रबंध की आत्मा या प्रबंध की आत्मा हमने पढ़ा था, क्या है, प्रमापीकरण है। तो प्रमापीकरण का अभिप्राय प्रमाप या स्टैंडर्ड निर्धारित करने से है, जिसके द्वारा उत्पादन सीमा, किस्म, मूल्य, मतलब कि हर चीज़ का, कि हमको कितना उत्पादन करना है, किस सीमा तक उत्पादन करना है, किस तरीके की वस्तुओं का उत्पादन करना है, किन से उत्पादन करवाना है, हर तरीके की हर चीज़ों का हमें स्टैंडर्ड फिक्स कर देना है, तो यही होता है प्रमापीकरण, ठीक है। नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत, प्रत्येक व्यक्ति में नियंत्रण की एक सीमा अवश्य होती है, जो कि उसकी योग्यता, क्षमता तथा अनुभव पर निर्भर करती है। तो ग्रेक्यूनास का कहना है कि कोई भी अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से 5 या 6 अधीनस्थों से अधिक का निरीक्षण नहीं कर सकता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रेक्यूनास के अनुसार या ग्रेक्यूनास के अकॉर्डिंग कोई भी अधिकारी कितने, मतलब कि अधिकतम कितने अधीनस्थों का निरीक्षण कर सकता है, तो 5 या 6, 5 भी आ सकता है ऑप्शन में, 6 या फिर दोनों आ सकता है। और प्रोफेसर उर्विक के अनुसार उच्च स्तरीय प्रबंधन के लिए 4 और निम्न स्तरीय प्रबंधन के लिए 8 से 12, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर उर्विक के अनुसार उच्च स्तरीय प्रबंधन के लिए 4, मतलब कि 4 अधीनस्थों का, एवं निम्न स्तरीय प्रबंधन के लिए 8 से 12 व्यक्तियों के लिए पर एक अधिकारी कुशलतापूर्वक पर्यवेक्षण कर सकता है, ठीक है, याद रखना है। जहां मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को बाहुल हो, वहां अधीनस्थों की संख्या कम होगी। अब देखो जहां पे मानसिक कार्य करने वाले, जैसे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे से जो रिलेटेड है, सिर्फ माइंड का काम है, तो वहाँ पे कार्य करने वाले लोगों की संख्या कम होगी, ठीक है। लेकिन जहाँ पे शारीरिक कार्य करने वालों, जैसे पत्थर तोड़ने का कार्य है, तो वहाँ पे मजदूरों की संख्या, श्रमिकों की संख्या अधिक होगी, तो वहाँ पे यहाँ पे यही बताया गया है, ठीक है। फिर और क्या है, संतुलन का सिद्धांत। संतुलन का सिद्धांत किसने दिया, प्रोफेसर उर्विक ने दिया है। ने इस बात पर, देखो प्रोफेसर उर्विक ने इस बात पर जोर दिया गया है कि संगठन के विभिन्न गुणों में संतुलन होना चाहिए। संतुलन मतलब ओवरऑल यह है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मजदूरों को ही लाभ दें, या फिर सिर्फ प्रबंधक को लाभ दें, या फिर एक ही वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, दूसरी वस्तु को हम इग्नोर कर दें। तो मतलब ओवरऑल हर चीज़ में आपको संतुलन बैठा के चलना है। नेतृत्व का सिद्धांत, तो संगठन को प्रत्येक सदस्य का सक्रिय सहयोग तभी संभव है जब नेता बुद्धिमान हो एवं असाधारण रूप से क्या हो, प्रभावशाली हो, दूसरों का मार्गदर्शन करे, उन्हें प्रेरित कर सके, निर्देशित कर सके एवं नियंत्रित करने में सफल हो, तो वही होता है नेतृत्व का सिद्धांत। अब देखो कुछ ऐसे ही है। व्यवस्था सिद्धांत, तो इसकी शुरुआत लुडविग बर्टन लफी ने दिया था। किसकी, कौन सा सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत। इंपॉर्टेंट ही, फिर भी पढ़ लो। तथा लोक प्रशासन में व्यवस्था सिद्धांत को विकसित करने का कार्य किसका है, तो साइमन एवं बर्नार्ड का है, ठीक है। अब आते हैं हम, ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब आते हैं हम अपने एमसीक्यू पे। तो 30 के प्लस एमसीक्यू रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व है, तो कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, बिल्कुल पढ़ा था। पहले दिन में परिवर्तित तकनीकी को अपनाना, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, तो ये तीनों ही सही है, ठीक है। हेनरी फ्योल कौन था, तो हेनरी फ्योल खनन इंजीनियर था, हमने पढ़ा था अभी। हेनरी फ्योल कौन था, मैंने बोला था ना कि पेशा इनका, प्रोफेशन पढ़ लो। निम्नलिखित में से कौन सा टेलर का प्रबंध सिद्धांत नहीं है, विज्ञान ना कि व्यवहार, कार्यात्मक फोरमैनशिप, ये नहीं है। एक मिनट,
देखो विज्ञान ना कि व्यवहाराधीन, तो ये तो है ही। अधिकतम ना कि सीमित उत्पादन, उन्होंने अधिकतम उत्पादन पर बल दिया और इन्होंने सहयोग पर बल दिया ना कि विरोध पर। लेकिन कार्यात्मक फोरमैनशिप पर बल नहीं दिया। फोरमैनशिप 8 फोरमैनशिप टेलर ने बताए थे, कल की क्लास देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब ये वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन आया जो कि हमने अभी बुक में पढ़ा उससे भी नहीं है, तो मतलब जो थ्योरी में नहीं है वो यहाँ पे लाके रख दिया है, किसमें, क्वेश्चन फॉर्म में। तो वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है कितना, 75%। वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण का स्थान कितना है, 75% जो है वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण होता है। वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या होता है भैया, लाभ ही होता है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है, तो टेलर हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आ गया है। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है तो अधिकतम उत्पादन होता है। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में क्या होती है, तो कमी होती है, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है, तो टेलर, टेलर साहब कहा गया, FW टेलर। हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत 14 है, बार बार मैंने बताया 14 सिद्धांत है हेनरी फ्योल के। प्रबंध के पूछे चाहे संगठन के। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ, तो फ्रांस, ठीक है। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे, तो फ्योल, है ना। और प्रबंध के सिद्धांत, इसमें से ये नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन से प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, तो सार्वभौमिक होते हैं प्रबंध के सिद्धांत, लचीले होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, संपूर्ण नहीं होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत कभी अपने आप में संपूर्ण नहीं हो सकते हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसे कमियां रहती हैं और हम कमियों को पूर्ण करते हुए परिस्थिति के अनुसार चलते हैं। तो प्रबंध का सिद्धांत संपूर्ण नहीं होता है। एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है, तो व्यवहारिक। हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कोई भी रास्ता ढूंढ ले, बल्कि मतलब कि सर्वोत्तम सबसे अच्छा रास्ता ढूंढो जिससे वह कार्य सफल हो पाए, तो व्यवहारिक सिद्धांत होता है, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आधार क्या था, तो मानसिक क्रांति, मैंने बोला था, रट लेना। वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के पक्ष में होता है, स्वामियों के पक्ष में भी होता है और श्रमिकों के पक्ष में भी। श्रमिकों को भी लाभ होता है, स्वामियों को भी लाभ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा ब्लर है। शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। मैंने बताया था क्यों विरोध किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसमें, तो जो श्रमिक होते हैं उनको लगता है कि हमारी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, तो शुरू में वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों द्वारा क्या होता है, विरोध किया जाता है। मानसिक कार्य किससे संबंधित है, तो उत्पादन से संबंधित है। क्या, मानसिक कार्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है, प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है, सही है, विशिष्ट प्रक्रिया है, सार्वभौमिक है। और एक क्वेश्चन ये क्या है, डी, प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं है। प्रबंध जो है स्वामित्व से अलग होता है। वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ, 1913 में, जाके देख लेना, कल ही पढ़ाया था मैंने, बॉक्स में दिया हुआ था, 1913 से प्रारंभ हुआ। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को क्या होता है, तो श्रमिकों को हमेशा लाभ होता है, चाहे स्वामी को पूछो चाहे श्रमिकों को लाभ ही होता है। परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों की मजदूरी दी जाती है, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को कम मजदूरी दी जाती है, ठीक है। हालांकि जो टेलर थे उन्होंने ज़्यादा मजदूरी देने की बात कही है, लेकिन दी कम जाती है, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने कौन से प्रयोग किए, तो गति का प्रयोग किया, समय का प्रयोग किया, थकान अध्ययन, यानी उपरोक्त सभी का प्रयोग किया। मानसिक क्रांति का मूलाधार क्या है, तो मानसिक क्रांति का मूलाधार है वैज्ञानिक प्रबंध। किसने दिया, टेलर ने दिया। प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की गई है, तो प्रबंध के अनुभवों के द्वारा की गई है। मैं जल्दी करा रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्रबंध के सिद्धांत इनमें से कौन से नहीं है, संपूर्ण नहीं होते हैं। टेलर एवं फ्योल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें से बी असत्य है। फ्योल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते हैं, जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध की विधि का नाम बताइए जो स्पष्ट करती है कि मजदूरों की दो विधियां होती हैं, तो विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। मैंने कल ऐसे एग्जांपल देके बताया था कि अगर 75 रुपये देना है, अगर मजदूर ज़्यादा कार्य करे उसे 80 रुपये दे दो, अगर कम कार्य करे तो उसे 70 रुपये दे दो। दो विधियां हो सकती हैं, कम भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की विधियों में कौन सी विधि श्रमिकों की बहुदेयता को प्रकट करती है, श्रमिकों की बहुदेयता को प्रकट करती है, तो कौन सी विधि, आंसर क्या है, विभेदात्मक मजदूरी पद्धति, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, तो कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा टेलर के प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, तो ये है कार्यात्मक, ये नहीं है, कार्यात्मक फोरमैनशिप है, बाकी ये तीनों है, ठीक है।
किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध की कौन सी तकनीक को इस वाक्य में परिभाषित किया गया? तो गति अध्ययन। कल का क्लास लेना, समझ में आ जाएगा। कौन सा कथन मानसिक क्रांति की भली भांति वर्णन करता है? तो प्रबंध एवं कर्मचारी दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है, यही होता है मानसिक क्रांति। तो हो गया सेकेंड चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। कितने मिनट में? ज़्यादा टाइम हो गया, 44 मिनट, क्योंकि समझाना पड़ता है। मुझे पता है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं लोगों के यहाँ पे समझ आ रहे हैं इसमें, और कॉन्सेप्ट बेस ही क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लगभग आएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट भी मिल रहे हैं और क्या मिल रहा है, फैक्ट भी मिल रहा है। तो अच्छे से पढ़ लोगे तो मतलब कि आपका समझ लो कि 95% इससे तैयार हो जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और क्या करो, लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।